नमस्कार बच्चों। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट थर्ड के बच्चों के लिए है। और बीएससी पार्ट थर्ड में जैसा कि अपन जानते हैं जो पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं उसमें अपन एक्सीलेटर्स पढ़ रहे हैं। एक्सीलेटर्स के बारे में पहले भी मैं वीडियो लेक्चर्स दे चुका हूँ। लीनियर एक्सीलेटर है और साइक्लोट्रॉन है, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन है। उसी संदर्भ में एक नया एक्सीलेटर्स आपको आज बताऊँगा मैं, जिसको कि अपन बीटाट्रॉन कहते हैं या इसको इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटर के नाम से भी जाना जाता है। साइक्लोट्रॉन और दूसरे एक्सीलेटर्स में अपन इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वेग के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान भी प्रभावित होता था। इसलिए एक नए एक्सीलेटर की ज़रूरत पड़ी इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने के लिए। और सन 1940 में कर्स नामक वैज्ञानिक ने बीटाट्रॉन का निर्माण किया और इससे जो त्वरित इलेक्ट्रॉन थे वो करीब 300 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के इलेक्ट्रॉन जो है इसने प्राप्त किया। ये लीनियर एक्सीलेटर ये एक्सीलेटर जो है बीटाट्रॉन जिसको अपन ने कहा है, इसका डायग्राम आप सामने देख रहे हो। इस डायग्राम में अगर आप देखो तो पतलित स्टील से बने हुए विद्युत चुंबकों को काम में लिया जाता है। मतलब ये ऐसे चुंबक होते हैं जिनको विद्युत लगा के चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न कर सकते हैं अपन। इसका वर्टिकल सेक्शन पढ़ा बताया है ऊपर। ये पतलित स्टील से बने जो विद्युत चुंबकीय ध्रुव हैं इनके बीच में इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पेशल होता है और उसका भी कारण है। और उसका कारण ये है कि इनके बीच में एक डोनेट, वलय का डोनेट रखा जाता है और उस पर चुंबकीय क्षेत्र जो लगता है वो इस प्रकार लगता है जैसे कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा आपको दिखाई गई है यहाँ पे। और डोनेट का जो एक क्रॉस सेक्शन या हॉरिजॉन्टल सेक्शन है वो नीचे इसमें बताया गया है कि एक डोनेट है और जिसकी त्रिज्या r और मैक्सिमम त्रिज्या अगर यही हो तो इसको r नोट के द्वारा अपन बता सकते हैं। इस डोनेट में वैक्यूम उत्पन्न किया जाता है। वैक्यूम उत्पन्न करने के लिए पंप लगाया जाता है। इस डोनेट में इलेक्ट्रॉन गन से जो है भेजा जाता है और जो इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं उनकी जो एनर्जी होती है छात्रों वो 20 से 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के एनर्जी इसमें इंजेक्ट किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाके इस चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गति करते हैं और इस पे इस तरह से बल या विकेंद्र चुंबकीय बल और विकेंद्रीय बल इस प्रकार से लगते हैं कि एक निश्चित त्रिज्या के अंदर ये गति करता रहे और हर त्रिज्या के अंदर हर गति में इसको जो है ये एक्सलेट होता है और उसमें इसको एनर्जी मिलती है, वेग बढ़ता है, इसकी एनर्जी मिलती है। तो इस डोनेट में इसके अंदर चक्कर काटने के बाद जो मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए कर्स ने वो 300 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के थे। जो विद्युत चुंबक यहाँ काम में लिया गया है वो विद्युत चुंबक जो है 50 से 200 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती प्रबल धारा द्वारा चुंबकित किया जाता है। प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र बीटाट्रॉन में जो लगाया जाता है ये चुंबकीय क्षेत्र दो तरह से यहाँ काम करता है मेनली। पहला काम तो छात्रों विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा गतिशील इलेक्ट्रॉनों पर स्पर्शीय त्वरण लगाता है और दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉनों को स्थायी वृत्ताकार पथ में घूर्णन कराने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल ये प्रदान करता है और इसके कारण ही अपने को 300 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के इलेक्ट्रॉन्स अपने को मिल सकते हैं। अगर इसके सिद्धांत की बात करें अपन तो यहाँ सिद्धांत के रूप में अपन कह सकते हैं कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बंद परिपथ से बंद चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ये जो है फैराडे का चुंबकीय सिद्धांत, ये फैराडे का जो बंद चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन जो बता रहा है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के इसको बराबर बता रहा है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही आधारित है। इसको अगर अपन आगे और भी इसको डिस्कस करें तो इसके बीटाट्रॉन के कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। एक प्रतिबंध निकाला जाता है बीटाट्रॉन का और उस प्रतिबंध को अपन इस तरह से बता सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो एक्चुअली में आरोपित बल होता है वो फैराडे के नियम के अनुसार समीकरण 1 के द्वारा अपन बता सकते हैं अपन, जहाँ फाई
चुंबकीय फ्लक्स को बता रहा है, ई इलेक्ट्रॉन के आवेश को बता रहा है। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ जो एक ग्राफ बताया गया है, इस ग्राफ के बारे में अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र जब B=0 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन पुंज को इसमें इंजेक्ट करते हैं या प्रवेश कराते हैं डोनेट के अंदर। और इस साइकिल को देखें तो T/4 तक चुंबकीय क्षेत्र जो है B पॉजिटिव में चलता है और इसके चलने से यहाँ त्वरण लगता है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है अपने को। लेकिन T/4 के बाद ये वापस से कम होने लगता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होने लगती है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि T/4 समय के जो मैक्सिमम पॉइंट है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसकी मैक्सिमम एनर्जी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन पुंज को निष्कासित कर लिया जाता है। इसको अपन इस तरह से भी बता सकते हैं कि यहाँ मैंने पॉइंट वाइज यहाँ बताने की कोशिश की है। फर्स्ट पॉइंट में जैसे आपको यहाँ देख रहे हो कि चुंबकीय क्षेत्र के 1/4 मतलब 1/4 चक्र में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर धनात्मक होती है, अतः उपरोक्त बल इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करता है। दूसरे पॉइंट में मैंने ये बताया है कि जब चुंबकीय क्षेत्र का मान शिखर तक पहुंचकर कम होना प्रारंभ करता है तो इससे इलेक्ट्रॉन पर मंदन होता है। इस मंदन बल के प्रभाव को हटाने के लिए इसी क्षण इलेक्ट्रॉनों को पथ से हटा दिया जाता है, जिससे वो मंदन का प्रभाव महसूस नहीं कर सके। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के धनात्मक 1/4 वक्र या 1/4 चक्र जो 0 से T/4 समय तक रहता है उसके लिए ही होती है, जैसा कि यहाँ अपन ग्राफ या चित्र सेकंड के अंदर देख रहे हैं। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार अपन जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान -d∅/dt के द्वारा बता सकते हैं। और इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालें अपन तो उसको बताएंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल की प्रति एकांक लंबाई का मान निकालें अपन, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। उसको अपन E=-d∅/dt/2πr0 जैसा कि समीकरण 2 के द्वारा अपन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं या उसको बता रहे हैं। इससे अपने को इलेक्ट्रॉनों पर जो आरोपित बल है उसका मान निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल को अपन यहाँ कैपिटल ई इलेक्ट्रॉन है इसलिए -e लिया है अपन ने, तो समीकरण 3 मिलती है। R0 वो त्रिज्या है मैक्सिमम जिसपे कि एक स्थायी त्रिज्या जिसपे कि इलेक्ट्रॉन डोनेट के अंदर चक्कर लगा रहा है। R0 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर बनाए रखने के लिए प्रदान किया गया आवश्यक अभिकेंद्रीय बल का मान अगर अपन निकालें तो अपन EBV=mv²/R0 और इससे समीकरण 4 द्वारा अपन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक तरह से संवेग की समीकरण कहलाती है। इस समीकरण से देख रहे हैं अपन B अगर बढ़ता है तो संवेग में भी वृद्धि होती है, और संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी परिवर्तन की दर को अपन बल बोलते हैं। इसलिए यहाँ अपने को समीकरण 5 मिल जाती है कि संवेग में परिवर्तन की दर और बल का मान समीकरण पहले भी निकाल चुके हैं अपन E₀ dB/dt, और उसको अपन इसके बराबर रख सकते हैं। समीकरण 3 और 5 से दोनों को बराबर रखें अपन तो उस केस में अपने को समीकरण 6 या समीकरण 7 मिलती है चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। और ये 6 और 7 जो है छात्रों, ये बीटा टोन का मूलभूत संबंध कहलाता है। तो बीटा टोन का इस प्रतिबंध इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान व वेग पर निर्भर नहीं करता है। उपरोक्त प्रतिबंध की पालना हेतु ही चुंबक के लोह रोड को पटलित लिया जाता है या पटलित जो है बनाया जाता है। इसी वजह से तो ये समीकरण 6 जिसको कि बीटा टोन की शर्त भी कहते हैं। ये जो बीटा टोन की जो शर्त आई है, इस शर्त से अपन आगे की भी कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। और आगे की कैलकुलेशन में सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा की गणना करेंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा की गणना के लिए छात्रों अपन जानते हैं कि बीटा टोन के चुंबकीय ध्रुवों के बीच जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसको समीकरण 8 के द्वारा बता सकते हैं, जहाँ φ0 सीकर का मान कहलाता है फ्लक्स का, और ओमेगा परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स की आवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन का त्वरण T/4 समय में होता है
अगर इस समय में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो, जिसको कि अपन c के द्वारा बताते हैं, तो तय की गई दूरी को, जैसा कि अपन फार्मूलों से जानते हैं कि वेग इंटू समय, वेग c और समय t/4, t का मान अपन जानते हैं कि 2π/ओमेगा के द्वारा बताया जा सकता है। तो इसलिए ये दूरी c π/2 आ जाती है। इस दूरी में इलेक्ट्रॉन द्वारा कितने चक्कर लगाए गए इसको निकालना हो तो अपन समीकरणों के द्वारा इन चक्रों की संख्या अपन निकाल सकते हैं। समीकरण 3 से f का मान अपने को पता है और यहाँ फाई का मान अपन फाई नॉट साइन ओमेगा टी रख दें तो f का मान कॉस के रूप में अपने पास आ जाता है। अगर यही बल का औसत मान निकालें अपन, क्योंकि 0 से t/4 समय या π/2 ओमेगा समय तक कितना औसत बल लगेगा, तो उस औसत बल को यहाँ इंटीग्रेशन करके अपन डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है किसी भी वस्तु का औसत निकालने के लिए उसको जोड़ा जाता है और जितनी बार जोड़ा जाता है उससे ही उसको डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ अपन ने π/2 ओमेगा समय तक इसको ऐड किया है, इसलिए इसको डिवाइड कर दिया π/2 ओमेगा से। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया तो अपने को समीकरण 10 मिल जाती है। सिंपल इंटीग्रेशन है और इस सिंपल इंटीग्रेशन को भी अपन ने यहाँ एक एक स्टेप में सॉल्व किया है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन द्वारा एकांक लंबाई में ग्रहण की गई ऊर्जा आंकिक रूप से बल के बराबर ही होती है, इसलिए c/2 ओमेगा दूरी तय करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा जो ऊर्जा का संग्रह किया जाएगा उसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, औसत बल को c/2 ओमेगा से, और मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी जो कि समीकरण 11 के द्वारा बताई जाएगी। अर्थात ये जो समीकरण 11 है ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है जो अपन को बीटाट्रॉन में मिलती है। और इससे अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, जबकि पहले के केसेस में जैसे साइक्लोट्रॉन में मेनली अपन पता था कि वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है, द्रव्यमान भी बढ़ता है। तो इस वजह से उनको काम में नहीं लेके इलेक्ट्रॉन के त्वरक के रूप में बीटाट्रॉन को काम में लाया जाता है। लेकिन कोई भी एपरेटस या डिवाइस बनती है तो उसके कुछ लाभ भी होते हैं छात्रों, और उसके कुछ नुकसान या हानि भी होती है। तो यहाँ पे हानि या दोष अपन ने यहाँ बताए हैं, और दोष के रूप में अपन यह कह सकते हैं कि एक तो पहला दोष कि ऊर्जा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अपन देखें तो इसके हिसाब से असीमित मतलब अनलिमिटेड रूप से अपन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं समीकरण 11 के अनुसार। लेकिन परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊर्जा की हानि भी होती है और ये हानि अपन जानते हैं कि पावर 4 पर निर्भर करती है। तो जितनी तेजी से एनर्जी बढ़ती है सॉरी उतनी ही तेजी से ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, उसकी हानि का मान भी बढ़ता है। नंबर 2, इसमें अत्यंत भारी चुंबकीय ध्रुवों की आवश्यकता होती है। ये तो इसके दोष हैं। अगर इसके उपयोग देखें अपन तो उपयोग के रूप में अपन कह सकते हैं कि उच्च गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों द्वारा उच्च ऊर्जा की आर किरणें प्राप्त की जाती है, आर मतलब गामा किरणें प्राप्त की जाती हैं, तथा इनकी सहायता से ठोसों के गुणों का अध्ययन किया जा सकता है। तो आज के लिए बीटाट्रॉन के बारे में मैंने आपको बताया, और इस बीटाट्रॉन को आप अच्छी तरह याद कीजिए कि पूरा एक क्वेश्चन इस पे बनता है। अगले वीडियो में आप दूसरा एक्सीलेटर के बारे में देखेंगे।